हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो हमारी चल रही है अभी पेपर 2 की पॉडकास्ट सीरीज और जिस पॉडकास्ट सीरीज में हमने खत्म कर लिया पेपर 2 कॉमर्स की मार्केटिंग की रिवीजन पार्ट 1 और अभी जो हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं आज वो होगा जी पेपर 2 रिवीजन पार्ट 2 किसका, मार्केटिंग का। नहीं, हाँ जी सर। तो जिसने पेपर 1 मार्केटिंग नहीं देखा है, मतलब पेपर 2 कॉमर्स की मार्केटिंग की पहली रिवीजन सीरीज नहीं देखी है, जाके देखिए। उसके बाद फिर हम लोग आज यहाँ से क्या करेंगे, पेपर 2 की सीरीज की रिवीजन पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे। चलिए चलते हैं क्लास में और देखते हैं क्या पार्ट 2। देखिए सबसे पहले वही नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्या होगा सर आपको ये जो मार्केटिंग के नोट्स वगैरह है और सारे नोट्स वहीं पे मिल जाएंगे। प्लस अगर कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे भी क्वेरी कर सकते हैं। चलिए मार्केटिंग रिवीजन पार्ट 2 है ना। तो पार्ट 1 में क्या हुआ था सर हमने पार्ट 1 में बेसिकली सारी वो चीजें देखी थी कि वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस क्या होता है ना, मार्केटिंग में एसटीपी का क्या रोल है, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का की स्ट्रेटेजी कैसे होती है, ठीक है, ये सारा चीज देखा था हमने। और ये प्रोडक्ट को लेकर जितनी भी सारी चीजें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गई, प्रोडक्ट की हायरार्की हो गई है ना, एडॉप्शन प्रोसेस हो गया, कंज्यूमर और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीजें हमने पहली पार्ट में देख लिया है। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है प्राइसिंग डिसीजंस। ठीक है, तो प्राइसिंग डिसीजन से पहले समझते हैं कि प्राइस क्या होता है। नहीं तो प्राइस का क्या मतलब है, देखिए प्राइस तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं सर जिस रेट में हम लोग खरीद लेते हैं प्राइस ही हो गया एक तरह से, नहीं हमको इतना में खरीदा है। लेकिन अगर इसको डेफिनेशन की तरह समझें तो प्राइस का मतलब जब एक मैन्युफैक्चरर कोई भी प्रोडक्ट को बनाता है तो उसके बिहाफ में जो उसको पैसा रिसीव होता है एक्सचेंज के बिहाफ में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, प्राइस बोलते हैं, है कि नहीं। हाँ जी सर। तो इसी प्राइस का डिसीजन लेना मार्केट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत हाई कैटेगरी के लोगों के लिए है तो फिर आपका प्राइस हाई होगा। मान लेते हैं प्राइस लोअर कैटेगरी के लिए है, यानी मिडिल क्लास के लिए, तो आपका प्राइस उस हिसाब से डिसाइड होगा। तो प्राइसिंग डिसीजंस के लिए फैक्टर बहुत सारे होते हैं। आइए देखिए क्या होता है प्राइसिंग डिसीजंस। कह रहा है प्राइसिंग डिसीजन इज द प्रोसेस वेयर बाय अ बिजनेस सेट्स द प्राइस एट विच इट विल सेल इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो प्राइसिंग डिसीजन क्या है, एक प्रोसेस है जहां बिजनेस जो वो क्या करता है, सेट करता है प्राइस को कि वो अपने प्रोडक्ट को कितने में बेचेगा और सर्विसेज देगा, प्रोडक्ट को कितने में सर्विस देगा और बेचेगा। ठीक है, कह रहा है एंड मे बी द पार्ट ऑफ द बिजनेस मार्केटिंग प्लान, और कितने में वो बिजनेस मार्केटिंग प्लान का हिस्सा होगा। कह रहा है इन सेटिंग प्राइसेस, प्राइस को सेटिंग करने में द बिजनेस विल कंसीडर द प्राइस एट विच इट कुड एक्वायर द गुड्स। तो बोल रहा है जब भी कोई एक बिजनेस में प्राइस की सेटिंग हो रही होगी तो उस समय में बिजनेस जो है अलग अलग चीजों को कंसीडर करेगा। तो उसमें से क्या सबसे पहले करेगा कि गुड्स को एक्वायर करने का कॉस्ट, फिर करेगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग गया, फिर मार्केट का प्लेस कि भाई कहां हो रहा है, कंपटीशन हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो कितना रखा हुआ है, मार्केट में कंडीशन क्या है, ब्रांड एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये सारी बातों का वो क्या करेगा, वो ध्यान रखेगा। बात समझ में आई? हाँ जी सर। देखिए नीचे क्या कह रहा है, क्या प्राइसिंग, एक मिनट, हाँ कह रहा प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज बॉट एंड सोल्ड, है ना। तो बोल रहा प्राइसिंग क्या है, जहां हम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं कि वो कितने में खरीदा और बेचा जाएगा। कह रहा प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट अ कंपनी विल रिसीव इन एक्सचेंज ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। तो बोल रहा है प्राइसिंग ये भी है कि एक प्रोसेस है जिसमें क्या कि कोई भी कंपनी डिसाइड करती है कि वो उसके प्रोडक्ट के बिहाफ में कितना पैसा रिसीव करेगा। बात समझ में आई? हाँ जी सर। अब देखिए सबसे बड़ा चीज कि भाई प्राइस को सेट करने के लिए और इसका स्टेप क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे हम प्राइस को सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेटिंग के प्राइस के ऑब्जेक्टिव्स करते हैं कि भाई सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्राइस क्यों सेट करना है, किसके लिए सेट करना है।
ठीक है, कि हमारा पर्पस क्या है, क्या हमारा पर्पस छोटे लोगों के लिए प्राइस सेट करना है, क्या हमारा पर्पस हायर डिमांडिंग जो लोग हैं उसके लिए प्राइस सेट करना है, तो किसके लिए प्राइस सेट करना है, तो वो ऑब्जेक्टिव आपको पहले डिफाइन करना है। उस बेसिस पर डिटरमाइन हुआ क्या, डिमांड, कि डिमांड कितना है, किस बेसिस पर है, ज्यादा डिमांड है तो प्राइस कम, कम डिमांड प्राइस ज्यादा, ठीक है। उसके बाद उस बेसिस पर आपको कॉस्ट को एस्टिमेट करना है, और अब सिर्फ कॉस्ट एस्टिमेट करने से आपको फायदा नहीं होगा, उसके बाद आपको एनालाइज करना है किसकी, कॉम्पिटिटर की प्राइस को, कि जो मेरे जैसा सेम प्रोडक्ट जो बना रहा है, सेम तो नहीं हो सकता, थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन वैसा ही प्रोडक्ट जो बना रहा है वो कितने में प्राइस को कितने प्राइस में उसको बेच रहा है, तो उसको भी देखना जरूरी है, और उस हिसाब से प्राइस को आप डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैगी जो आ रही है ना, यूनिलीवर की आ रही है, वो मान लो 12 में आ रही है, और पतंजलि की जो मैगी आ रही है वो कहीं 20 में आने लगेगी, तो बिकेगा नहीं, बिकेगा। पतंजलि की मैगी को 11-12 के आसपास ही रखना होगा, तभी वो चीज बिकेगी। तो इसीलिए हमको कंप्यूटर की प्राइस को एनालाइज करना होगा। फिर उसके बाद किसी मेथड के थ्रू, कोई हर चीज का एक मेथड होता है, तो प्राइस को सेट करने का भी एक मेथड होता है, अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। उस मेथड के थ्रू आपको प्राइस सेलेक्ट करना होगा, और फिर जाके फाइनल प्राइस सेलेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछली बार इससे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है। और इस प्रोसेस, अधिकतर जो प्रोसेस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उससे क्या होता है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर, कौन से फैक्टर हैं जो प्राइसिंग के डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं, तो सर दो तरीके के फैक्टर है, एक है इंटरनल फैक्टर, दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर। आइए इंटरनल फैक्टर की बात कर लें। टॉप लेवल मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अपना कॉस्ट रखा हुआ है, अपना फी रखा हुआ है, अपनी सैलरी रखा हुआ है, तो भाई उस पर डिपेंड करता है ना कि कैसे प्राइस आप सेट कर रहे हो। फिर बोल रहा है एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, अगर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स मतलब कि अगर आपने प्राइस ज्यादा रखा है तो प्रोडक्ट बहुत बढ़िया होना चाहिए, प्राइस कम रखा है तो प्रोडक्ट बहुत मतलब ऐसा नहीं बहुत खराब होना चाहिए, बट फिर भी ठीक ठाक होना चाहिए। फिर उसी हिसाब से आप प्लेस की बात कर लो। अगर आपने दूर कहीं मार्केटिंग बना रखी है तो आपको क्या करना होगा, सर आपको प्राइस ज्यादा रखना होगा। लेकिन अगर आपने मार्केटिंग मतलब आपने प्लेस बहुत नजदीक रखा है, मार्केट के नियर में है, तो प्राइस आप कम भी रखो तो चलेगा। तो ये फैक्टर भी हो सकता है। तीसरा फैक्टर बोला डिग्री ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन, कि भाई आप प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कितना कर पा रहे हो, दूसरे से आप कितना बेहतरीन प्रोडक्ट बना पा रहे हो या कम बना पा रहे हो, उस हिसाब से भी आप प्राइसिंग इंपैक्ट पड़ता है। कॉस्ट के हिसाब से भी कि कितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रख रहे हो, ये सारा चीज। ऑब्जेक्टिव कितनी अच्छी है आपकी, उस बेस पर भी प्राइसिंग इफेक्ट होता है। स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, किस स्टेज में है आप, अगर इंट्रोडक्शन में है तो क्या प्राइस रखेंगे, ग्रोथ में क्या प्राइस रखेंगे, मैच्योरिटी और डिक्लाइन में क्या प्राइस रखेंगे। ये हम लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। अब उसके बाद प्रोडक्ट की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, ब्रांड इमेज पे डिपेंड करता है, और प्रोडक्ट का क्लास पे डिपेंड करता है, और मार्केट के शेयर पे डिपेंड करता है। तो ये सारे क्या फैक्टर हो गए सर, ये सारे इंटरनल फैक्टर हो गए जिसकी वजह से प्राइसिंग क्या इफेक्ट करता है। अब देखिए एक्सटर्नल फैक्टर में आ गया डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। अगर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है तो प्राइस भाई साहब उस हिसाब से रखनी पड़ेगी आपको। कंपटीशन कैसा है, कंपटीशन अच्छा है तो भाई साहब तो फिर आपको प्राइस बहुत ज्यादा नहीं रखना होगा। लेकिन अगर मोनोपोली टाइप की हो गई तो प्राइस आप ज्यादा भी रख के कमा सकते हैं। कह रहा प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट्स, ये भी बात सही है कि अगर रॉ मटेरियल आप बहुत सस्ते में खरीद के लेके आते हैं तो रॉ मटेरियल सस्ते में लेके आएंगे तो भाई साहब आपकी प्रोडक्शन भी सस्ते में होगी और प्राइस भी आपका सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर रॉ मटेरियल बहुत महंगा खरीद के लेके आएंगे तो प्राइस भी, आपकी प्राइसिंग भी क्या होगी, ज्यादा पड़ेगी। कह रहा बायर्स के बिहेवियर, अगर बायर आपकी मतलब देखिए कोई भी चीज ना आपके प्रोडक्ट की वैल्यू पता चलती है बायर के बिहेवियर से। अगर आपके प्रोडक्ट के लिए बायर जान दे पड़ता है, मतलब आप खरीदना ही चाहता है, तो फिर क्या होगा, फिर ज्यादा उसकी प्राइसिंग आप रख सकते हो, थोड़ा बहुत इंक्रीज करके, है ना। और अगर बायर्स बहुत ज्यादा है, बहुत मतलब बहुत कम आपकी प्रोडक्ट को देखता है, तो भाई कम में भी आपको प्रोडक्ट निकाल देना होगा। गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस, अगर गवर्नमेंट के रूल्स रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा हैं तो भाई प्राइसिंग ज्यादा पड़ेगी। लेकिन अगर कम है, नॉर्मल है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो प्राइसिंग कम पड़ेगी। एथिकल कंसिडरेशन और कोड ऑफ कंडक्ट, अगर आप इथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट को मानते हैं तो प्राइसिंग अच्छी रखेंगे। अगर आप बोलेंगे भाई सिर्फ प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट ज्यादा रखेंगे। उसके बाद है सीजनल इफेक्ट, सीजनल इफेक्ट भी होगा। अगर सीजन की चीज होंगे तो प्राइसिंग ज्यादा होगी, और सीजन की चीज नहीं होगी तो प्राइसिंग कम होगा। इकोनॉमिक कंडीशन, पैसा जिस हिसाब से वैसा काम।
अब देखिए यही है प्राइसिंग डिसीजन को अफेक्ट करने वाले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट, यही सेम चीज है, इसको देखने की आपकी जरूरत है। आप एक बार चार्ट में इसको देख लीजिएगा। चलिए अब प्राइसिंग के मेथड्स की बात करते हैं। तो देखिए प्राइसिंग का मेथड कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड होता है, मार्केट ओरिएंटेड मेथड होता है और अदर प्राइसिंग मेथड होते हैं, है ना। तो आइए एक एक करके बात करके देखते हैं। सबसे पहला है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होता है ये सर? देखिए इसमें क्या होता है ना, प्राइस डिसाइड करने का तरीका है कि हम कॉस्ट डिसाइड किए, ठीक है, उस बेसिस पर हम कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड किए और फिर हमने सेल प्राइस डिसाइड कर दिया। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। अरे नॉर्मल तरीका ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट कोई मान लो कोई बना रहा है तो प्रोडक्ट बनाए, उसमें से अपना प्रॉफिट ऐड किए और प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो प्राइस आएगा वही कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड हो गया। बात समझ में आ रहे हो? हाँ जी सर। उसके बाद क्या है, मार्कअप प्राइसिंग। देखिए मार्कअप प्राइसिंग क्या होता है सर? मार्क प्राइस पर सामान बेचना, नहीं जो वो सीजनल आइटम्स पे होते हैं। मार्क प्राइस मतलब सर जितना प्राइस आपका सेल प्राइस से ज्यादा रहता है, मार्क प्राइस नहीं, तो जितना लिख दिया उतना में हम बेचेंगे, उससे कम में नहीं बेचेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। चलिए उसके बाद है टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। ये कैसा प्राइसिंग है भाई? तो देखिए टारगेट रिटर्न प्राइसिंग ऐसा प्राइसिंग होता है, या आपने सुना होगा अक्सर कि भाई साहब एक काम करते हैं ना, कम से कम मेरा कॉस्ट निकल जाए, उसके बाद फिर जितना आएगा वो मेरा प्रॉफिट है ना है। हाँ जी, तो वही हुआ टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्टमेंट किया अगर उतना रिटर्न आपके पास आ जा रहा है, उसके बाद की वैल्यू क्या होगी सर? उसके बाद की वैल्यू प्रॉफिट होगी। तो इसीलिए टारगेट रिटर्न नाम भी दिया गया है कि इतना टारगेट करके रिटर्न हमको करके कर लेना है वापस, और उस बेसिस पर हम प्राइसिंग डिसाइड करेंगे। फिर है मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। अब देखिए मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग डिपेंड करता है, बोल रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट डिपेंड करेगा। इसका एग्जांपल अक्सर हम लोग फ्लाइट्स में लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिएगा कि मान लेते हैं एक फ्लाइट में 50 पैसेंजर उड़ते हैं और एक की कॉस्ट 10 रुपए है, 20 रुपए है, 10,000 है, ठीक है। तो अगर 50 उड़ते हैं तो 50 गुने 10,000 कितना हो जाएगा सर? बताओ 5 लाख। हाँ सर 5 लाख हो जाएगा। लेकिन अगर उसी फ्लाइट, क्योंकि फ्लाइट तो जाना है, हाँ जी सर, तो अब 10 ही लोग गया और कॉस्ट कितना लग रहा है सर? 5 लाख। 5 लाख को 10,000, तो फिर एक आदमी को कितना देना पड़ जाएगा? 50,000 रुपया। तो इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग कहता है कि एडिशनल कॉस्ट लग जाएगा डिपेंड ऑन दी वेरिएबल कॉस्ट। सो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, ये देखिए क्या इसने क्या बोला क्या? एक मिनट। एयरक्राफ्ट फ्लाइंग फ्रॉम ब्रिस्टोल टू एडिनबर्ग, ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना था? नॉर्मल प्रॉफिट क्या था ये दिया गया है, और नंबर ऑफ सीट 660 थे, एवरेज प्राइस 93.75 था, ठीक है। अब जो टोटल पैसेंजर थे कितने थे? 2000 डिवाइड बाई 160, तो 12.5 रुपए पड़ रहा था, ठीक है। और फाइनली इस प्राइस पर इसको देना था, लेकिन चूंकि पैसेंजर कम थे तो पैसेंजर कम होने की वजह से क्या हुआ सर? आपका कॉस्ट बढ़ गया। तो मार्जिनल मतलब एडिशनल कॉस्ट प्राइसिंग, ये बस इतना ही ध्यान रखिए, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे ना प्रॉफिट ना सेल्स होता है। तो हम लोग क्या डिसाइड करता है, मार्केटर क्या डिसाइड करता है कि भाई साहब आप मेरे को प्रॉफिट, मतलब जितना मेरा कॉस्ट लगा है उतना तक रिकवर करने दीजिए, और उस बेसिस पर आप प्राइसिंग मेथड डिसाइड करिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट प्राइसिंग मेथड। चलिए अब है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। क्या होता है ये? एक है गोइंग रेट प्राइसिंग। गोइंग रेट प्राइसिंग मतलब सर जो प्राइस चल रहा है मार्केट में, जैसे मैंने अभी वो एग्जांपल दिया था आपको कि मैगी का प्राइस 22 चल रहा है, मैगी का प्राइस 12 रुपए चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम भी प्राइस 11-12 के आसपास में ही रखेंगे। तो कह रहा है देखिए, फर्म बेसेस इट्स प्राइस लार्जली ऑन कंपटीटर्स प्राइस with less attention paid to its own cost or to demand। तो बोल रहा भाई साहब जो फर्म का प्राइस है ना, लार्जली जो कंपटीटर्स हमारे यूज कर रहे हैं उसी बेस पर प्राइसिंग हमको डिसाइड करनी है, उसको बोलेंगे गोइंग रेट प्राइसिंग, जो प्राइसिंग अभी चल रहा है कंटिन्यूअसली। उसके बाद है सील्ड बिड प्राइसिंग। कह रहा है फर्म बेस इट्स प्राइस ऑन हाउ इट थिंक्स कंपटीटर्स विल प्राइस रादर देन ऑन इट्स ऑन कॉस्ट और डिमांड। तो बोल रहा भाई साहब सील बिड प्राइसिंग बोलते हैं कि भाई मेरा सामने वाला कैसे प्राइसिंग रख पाएगा, उस बेसिस पर हम प्राइसिंग डिसाइड करते हैं, ठीक है। हाँ जी सर। अब चलिए नेक्स्ट चलें। अब है दो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जिसमें मोस्टली बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक को बोलते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग, एक को बोलते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग बोलते हैं जब आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं तो प्राइस एकदम हाई रखिए,
ठीक है, हाई द मतलब बोलता है ना स्कीम द क्रीम, है ना, तो मैक्सिमम प्राइस रख के, ठीक है, जब आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो मैक्सिमम प्राइस रखिए, दैट इज स्कीमिंग प्राइस। और पेनिट्रेशन प्राइसिंग बोलते हैं जब आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च कर जा रहे हैं तो उसकी प्राइसिंग एकदम लो रखिए, उसको बोलते हैं क्या सर, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा सेटिंग अ हाई प्राइस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट टू द स्कीम मैक्सिमम रेवेन्यू लेयर बाय लेयर फ्रॉम द सेगमेंट्स विलिंग टू पे द हाई प्राइस। तो बोल रहा भाई साहब सेटिंग प्राइस कैसे, नया प्रोडक्ट के लिए एकदम हाई प्राइस सेट करना स्कीमिंग प्राइस, और सेटिंग अ लो प्राइस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग। क्लियर बात? हाँ जी सर। उसके बाद है पीक लोड प्राइसिंग। पीक लोड प्राइसिंग इज द प्राइसिंग स्ट्रेटजी वेयरइन द हाई प्राइस इज चार्ज फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग टाइम्स व्हेन देयर डिमांड इज अ पीक। हाँ, पीक लोड प्राइसिंग बोलते हैं ना, अभी इसका पीक पीरियड है, मतलब हाई पीरियड है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा चलने वाला पीरियड है, तो भाई सबसे ज्यादा चलने वाले पीरियड में हम सबसे ज्यादा पैसा लूट रहे हैं, उसको बोलते हैं मतलब क्या, पीक लोड प्राइसिंग। पीक लोड प्राइसिंग का समझ में आया कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और उसी समय हम क्या कर रहे हैं, पूरा दबा के पैसा ले रहे हैं, है ना, जितना जितना जरूरत पड़ा उससे ज्यादा पैसा ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पीक लोड प्राइसिंग। ठीक है, कह रहे हैं इन अदर वर्ड्स हाई प्राइसिंग, एक मिनट, हाई प्राइसिंग चार्ज ड्यूरिंग द हाई डिमांड पीरियड इज कॉल्ड द पीक लोड प्राइसिंग। सेम चीज है वही, और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब है प्राइस बंडलिंग, प्राइस या बंडल प्राइसिंग भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो बंडल प्राइसिंग क्या होता है, एक साथ 4-5 सामान को डाल दिया, बोला इसमें 10 रुपए डिस्काउंट है, 20 रुपए डिस्काउंट है, 50 रुपए डिस्काउंट है, उसको बोलते हैं बंडल प्राइसिंग। बंडल प्राइसिंग मतलब समझना है, नहीं होता है फेयर एंड लवली के साथ मतलब एक छोटा सा डब्बा फ्री काजल का, है ना, फिर बिस्किट के साथ सर्फ फ्री, या किसी के साथ क्या फ्री, मतलब एक साथ बंडल करके दे रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली ये फ्री वाला फ्रीबी मार्केटिंग भी बोला जाता है इसको, या फ्रीबी प्राइसिंग बोलता है। तो ये अलग तरीके की फ्रीबी मार्केटिंग होती है जिसमें हम क्या करते हैं, बंडल्ड में प्राइस करते हैं। देख लो ये लिखा गया 4-5 चीजें हैं, इसके साथ इसने सारे को एक साथ मिला दिया और क्या किया, इसकी प्राइसिंग डिसाइड कर ली। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग वो प्राइसिंग होता है जब एक मार्केटर आपके माइंड के साथ खेलना चाहता है। माइंड के साथ खेलने का क्या मतलब है, आप सोचना कभी भी आपको 599 ना, ये हालांकि है 600, लेकिन आपके दिमाग में क्या चलता है कि 500 रेंज का प्रोडक्ट है, आपको 99 रुपीज कभी भी 100 के अंडर का नहीं लगता है ना, 100 का नहीं लगता है, मुझे लगता है यार चलो ना 10 ही की वैल्यू का है ना। आपको 199 रुपया के 200 नहीं लगता है, 100 वाली वैल्यू में आ जाती है। तो इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, जब आपके माइंड के साथ वो खेलना चाहता है प्राइसिंग डिजाइन करके। बात समझ में आई? हाँ जी सर। चलिए नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है जी प्रमोशन मिक्स। देखिए प्राइसिंग कहानी खत्म हो गया, बात समझ में आई? हाँ जी सर, प्राइसिंग का कहानी बिल्कुल खत्म। अब प्रमोशन का क्या मतलब होता है, प्रमोशन मतलब देखिए प्रमोशन मिक्स मतलब होता है कम्युनिकेट करना, लोगों को बता देना कि हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं, उसका प्राइस डिसाइड, उसका देखो भाई ये प्रोडक्ट है, इसको आप यूज करो। तो उसका तरीका बहुत अलग अलग हो सकता है, नहीं, लेकिन क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट तो वही रहेगा। देखिए क्या बोल रहा है प्रमोशन, कह रहा है एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिजनेस यूजेस टू इन्फॉर्म, परसुएड और रिमाइंड पीपल अबाउट इट्स प्रोडक्ट। बोल रहा है कोई भी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे वो किसी भी तरह का फॉर्म हो, बिजनेस यूज करता है किसके लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, परसुएड यानी कि बहकाने के लिए, रिमाइंड करने के लिए लोगों को कि भाई अब मेरा प्रोडक्ट आ गया, इसको अब खरीदो। और प्रोडक्ट मिक्स का क्या मतलब हुआ, अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रमोशन, जितने भी प्रमोशन के तरीके हैं वो सारे के मिक्स को, कॉम्बिनेशन को हम लोग प्रमोशन मिक्स कहते हैं। देख लीजिए एक और बारे में बोला, प्रमोशन मिक्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन और डायरेक्ट मार्केटिंग। ये 5 चीजों को मिलकर क्या प्रमोशन मिक्स बनता है। आइए एक एक चीज करके हम इसकी जानकारी लेते हैं। देखिए डिसीजन प्रोसेस, अब देखिए प्रमोशन डिसीजन प्रोसेस कैसे हम देखेंगे कि भाई प्रमोशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले बोला आइडेंटिफाई कीजिए टारगेट मार्केट ऑडियंस को, जो भी ऑडियंस है आप उसको ये करिए, लॉयल है, करंट है, ये सारा चीज देखिए, और प्रोस्पेक्टिव है, डिसाइडर्स है, इन्फ्लुएंसर्स है, ये सारे चीज को आप क्या करिए, आप टारगेट करिए। फिर डिटरमाइन करिए ऑब्जेक्टिव को, है ना, कि क्या आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अवेयर करना, इंस्ट्रक्शंस देना क्या। फिर डिजाइन करिए कम्युनिकेशन को कि किसके थ्रू आप कम्युनिकेशन पहुंचाएंगे, मैसेज, क्रिएटिव, सोर्स क्या होगा। फिर सेलेक्ट करिए चैनल, पर्सनल होगा या नॉन पर्सनल होगा, ठीक है। उसके बाद स्टेब्लिश करिए बजट कि भाई कितना बजट आप बेयर कर सकते हैं। फिर डिसाइड करिए मीडिया मिक्स, मतलब टीवी के थ्रू जाना है, रेडियो के थ्रू, प्रेस के थ्रू, या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू, किसके थ्रू जाना है। और फाइनली उस बेसिस पर क्या करिए, रिजल्ट को मेजर कर लीजिए। तो ये हो गई जी आपकी डिसीजन प्रोसेस।
याद रखिएगा वीवीआई है ये भी। चलिए अब एक एक करके हम पांचों प्रमोशन मिक्स की चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं, पिछले बार पूछे भी गए हैं ये मॉडल्स, इसकी चर्चा करके हम इसमें क्या करेंगे सर, आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखिए सबसे पहले क्या एडवर्टीजमेंट, क्या होता है एडवर्टीजमेंट बताइए तो सर, क्या होता है एडवर्टीजमेंट? बोल रहा भाई साहब एनी पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप वन वे कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं पैसा देके तो उसका नाम क्या है? एडवर्टीजमेंट है। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है एडवर्टीजमेंट डिफाइन वन वे पेड कम्युनिकेशन through a medium in which the sponsor is identified and the message is controlled by the sponsor। तो बोल रहा भाई साहब क्या है? वन वे पेड कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू आपको क्या, आप स्पॉन्सर आइडेंटिफाई करते हैं और मैसेज डिलीवर करते हैं। कह रहा देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ मीडिया दैट कैन बी यूटिलाइज्ड टू गेट एडवर्टाइज्ड मैसेजेस टू इट्स इंटरेस्टेड ऑडियंस सच एज न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, बिलबोर्ड्स एंड इफेक्टिव टूल्स इन शॉर्ट। तो बोल रहा भाई साहब बहुत सारा तरीका है एडवर्टाइजमेंट करने का, वो सारा आपका दिया हुआ है। चलिए रोल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, क्या रोल है एडवर्टाइजिंग का? तो उससे देखिए अलग अलग रोल है। मार्केटिंग का रोल है ना, मार्केटिंग का रोल में क्या मतलब हुआ कि सर ये मार्केटिंग करने में आपकी हेल्प करता है, अगर एडवर्टाइजमेंट आप कर देंगे तो आपकी मार्केटिंग हो जाएगी। कम्युनिकेशन रोल है, मतलब आप को इन्फॉर्म करता है, कस्टमर को इन्फॉर्म करता है एक मास लेवल पे। इकोनॉमिक रोल, मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह सब आपको क्या करता है? इंप्रूव करता है, ठीक है। और सोसाइटल रोल, मतलब सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए ये सोचता है। तो ये चारों रोल्स क्या है? आपके एडवर्टाइजिंग के रोल्स हैं। चलिए अब उसके बाद तीन तरीके की आपकी मार्केटिंग की प्रमोशन के तरीका है। एक को बोलते हैं अबव द लाइन, एक को क्या बोलते हैं? अबव द लाइन, दूसरे को बोलते हैं थ्रू द लाइन, और तीसरे को बोलते हैं क्या? बिलो द लाइन। तो अबव द लाइन बोलते हैं जो आपकी वाइड रीच मीडिया होती है, ठीक है। वाइड रीच मीडिया मतलब सर जैसे टीवी हो गया है ना, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, आउटडोर हो गया, ये सारे चीज, तो इसको हम लोग बोलते हैं अबव द लाइन। थ्रू द लाइन मतलब सोशल मीडिया और इवेंट जिसके थ्रू हम कर लेते हैं, और बिलो द लाइन होता है कॉन्टेक्सुअल टैक्स, एड, ईमेल मार्केटिंग, टेलीमार्केटिंग, ये किसके पार्ट है? बिलो द लाइन आपके मार्केटिंग के पार्ट है। अब चलिए मॉडल्स ऑफ प्रमोशंस की बात करते हैं, एक एक करके मॉडल्स ऑफ प्रमोशंस की बात करें। देखिएगा पूछा गया है, ये जो जितने मॉडल्स में बताऊंगा ना, एक भी ऐसा मॉडल्स नहीं है जो प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया है, तो एकदम तैयार रहिएगा हर मॉडल्स को समझने के लिए। देखिए सबसे पहला मॉडल है हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल। हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल का मतलब क्या हुआ? इसको याद कर लेना है, इस प्रोसेस को। अवेयर, नॉलेज, लाइकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन और एक्शन, ठीक है, ऐसे याद करना है। सबसे पहले अवेयर हुआ हमको, फिर उसके बाद नॉलेज, लाइक किया मैंने उसको, फिर प्रेफरेंस दिया, कन्विक्ट किए और फिर परचेज कर लिया हमने उस चीज को। अवेयर, नॉलेज, लाइकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन और एक्शन, ठीक है, ये याद करना है। बस इतना याद करना, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। दिया किसने? लेविंज और स्टीनर ने दिया। इसको एडवर्टीजमेंट मॉडल भी कहा जाता है। तीनों पूछा गया है, ये भी और ये भी, यही तीन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। चलिए नेक्स्ट है आइडा मॉडल। आइडा मॉडल किसने दिया भाई साहब? आइडा मॉडल दिया है एल्मा लेविस में। क्या है ये? कम्युनिकेशन रोल मॉडल है, ठीक है। हाँ जी, आइडा फॉर, ए फॉर अवेयरनेस, आई फॉर इंटरेस्ट, डी फॉर डिजायर, ए फॉर एक्शन। तो अवेयरनेस जानकारी देना है भाई, वैसा अवेयर करना है प्रोडक्ट के बारे में कि भाई सब आर्टिकल्स, एडवर्टाइजमेंट, वेबिनार, पेड सर्च के थ्रू आपको अवेयर करना है। इंटरेस्ट दिखाना है वेब कंटेंट, न्यूज़लेटर के थ्रू, ईमेल कैंपेन के थ्रू। फिर डिजायर, फिर व्हाइट पेपर्स, ई बुक, ब्रोशर्स और लास्ट में एक्शन, तब जाके परचेज कर लेना है। तो आइडा आपको याद रखना है, AID है, दिया किसने? एल्मा लेविस ने। क्या, किस रोल के लिए? कम्युनिकेशन रोल के लिए। फिर नेक्स्ट है डगमार मॉडल। डगमार मॉडल क्या है? सर डी फॉर डिफाइनिंग, ए फॉर एडवर्टाइजिंग, जी फॉर गोल, एम फॉर मेजर्ड, ए फॉर एडवर्टाइजिंग, आर फॉर रिजल्ट। किसने दिया है? रसल कूले ने दिया है। और ये क्या है? एडवर्टीजमेंट रिजल्ट मॉडल है, ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस सब चीज को, ठीक है। हाँ जी सर, चलिए इतना याद रखना है, इसमें इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद है एहरनबर्ग मॉडल। किसने दिया? सर एहरनबर्ग ने दिया। क्या बात करी इसने? अवेयरनेस, ट्रायल, रीइंफोर्समेंट और नजिंग, ठीक है। इसमें क्या क्या बात करी? बोला लेट द कस्टमर नो यू एग्जिस्ट। बोल रहा है अवेयरनेस में मतलब कि आप कस्टमर को बताओ कि भाई आप हैं, आपके पास कुछ प्रोडक्ट है। उसके बाद ट्रायल, बोल रहा है क्यूरियोसिटी पैदा करो कि भाई आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, और फिर उस बेसिस पर क्या करिए? रीइंश्योरेंस टू ब्रांड, मतलब फिर उसके बाद आप बोलिए आप बताइए कैसा लगा, और नजिंग में मतलब रिमाइंड फिर करते रहिए, रीइंफोर्स और रिपीट परचेज।
या नजिंग बोलते हैं इसको, कि बार बार याद दिलाते रहिए, ठीक है। उसके बाद है ड्रिप मॉडल। ड्रिप मॉडल क्या होता है सर? सबसे पहले डिफरेंशिएट अ प्रोडक्ट, फिर होता है रीइंफोर्स ब्रांड मैसेज, फिर होता है इन्फॉर्म मेक पीपल अवेयर ऑफ ब्रांड और परसुएड ऑडियंस और पर्टिकुलर वेज। देखिए ये सारे मॉडल जो मैं बता रहा हूं ना, ये प्रमोशंस के मॉडल हैं कि शुरू किससे करना है? अवेयरनेस से, और लास्ट में परसुएड से कर देना। अगर आपको ओवरऑल जानकारी चाहिए सारे मॉडल्स की, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि शुरुआत करती है किस चीज को? प्रोडक्ट के बेसिक चीज से, ठीक है, अवेयरनेस से, और खत्म कर देता है एक्शन यानी कि परचेज से। देख लीजिए, डिफरेंशिएट, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएट करिए कि आपका प्रोडक्ट कितना अलग है दूसरों से, फिर रीइंफोर्स करिए ब्रांड इमेज को, फिर करिए इन्फॉर्म कि भाई साहब मेरा प्रोडक्ट ये वह चीज है, इसमें ये चीज है, और फिर परसुएड करिए ताकि आपका प्रोडक्ट खरीद लिया जा सके। समझ में आई बात? हाँ जी सर। अब ये हो गया। अब इसके बाद है एडवर्टीजमेंट बजट मेथड्स। ये बात ध्यान में से समझिए इसको क्या है। अब जब मार्केटिंग आप करने जाते हैं, जब एक बिजनेसमैन, एक मार्केटर मार्केटिंग करता है, तो उसके बजट होंगे ना जी, कितना वो मार्केटिंग में खर्च करेगा, तो उसको बोलते हैं बजट मेथड्स, एडवर्टीजमेंट का बजट मेथड्स। और उसमें 4-5 मेथड से बजट के जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला मेथड है अफोर्डेबल मेथड। अफोर्डेबल मेथड का सिंपल मतलब हुआ कि जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतनी मार्केटिंग कर लो, है ना। डिफिकल्टी प्लानिंग ओनली रिएक्टिव, ठीक है। पूरा मैनेजमेंट डिफाइंस अमाउंट दैट दे थिंक दे कैन अफोर्ड, तो जितना ये अफोर्ड कर सकते हैं उतना आप मार्केटिंग में खर्च कीजिए, ये अफोर्डेबल मेथड कहती है। दूसरा है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। ये मेथड भी सबसे बढ़िया है। क्या बोल रहा है? जितना सेल्स किए हो उसके कुछ परसेंटेज के हिसाब से आप क्या करो? आपके एडवर्टाइजमेंट में खर्च करो। तीसरा है कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड, मतलब आपका कॉम्पिटिटर कितना खर्च कर रहा है इसको भी ध्यान में रखो और उस बेसिस पे भी आप खर्चा कर सकते हो। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड, कि आपका ऑब्जेक्टिव और टास्क क्या है उस बेसिस पे भी खर्च करना है। और लास्ट मेथड एक होगा जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड का मतलब हुआ कि पास्ट में यानी पिछले साल आपने कितना खर्च किया था उस बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हैं? एडवर्टीजमेंट में खर्च कर सकते हैं। तो ये 5 मेथड समझ में आया। अफोर्डेबल मेथड मतलब जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, परसेंटेज सेल्स मतलब जितना आप सेल्स किए उसका कुछ परसेंटेज आप एडवर्टाइजमेंट में खर्च करिए, कॉम्पिटिटिव पैरिटी मतलब आपका कॉम्पिटिटर कितना खर्च कर रहा है, और ऑब्जेक्टिव टास्क मतलब कितना आप ऑब्जेक्टिव आपकी क्या है उस बेसिस पर खर्च। हिस्टोरिकल मेथड मतलब लास्ट ईयर आपने कितना खर्च किया था उस बेसिस पर इस साल आप खर्च करिए। अब देखिए दूसरा टैक्टिक्स है। 2 तरह की टैक्टिक्स होती है, एक बोलते हैं पुश टैक्टिक्स, एक बोलते हैं पुल टैक्टिक्स। ये मार्केटिंग के 2 गजब की टैक्टिक्स है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? पुश टैक्टिक्स ऐसे टैक्टिक्स है जहां हमको प्रोडक्ट सेल करने के लिए या कंज्यूमर को बेचने के लिए बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, जबरदस्ती। जैसे दूध, अगर दूध बेचना हो तो आपको हर घर में बोलना पड़ेगा, है ना, दूध, ठीक है। अगर आपको दूध बेचना है तो हर कुछ आपको क्या करना पड़ेगा? पुश करना पड़ेगा। लेकिन अगर दारू बेचनी है तो सर वो तो लाइन लग के हम लोग लेते हैं। तो इसीलिए पुश टैक्टिक्स और पुल टैक्टिक्स का याद रखिएगा। दूध दारू, पुश टैक्टिक्स मतलब अगर हमको फोर्स लगाना पड़ रहा है कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए, और पुल टैक्टिक्स मतलब हमको प्रोडक्ट बेचने के लिए फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है, वो मेरे पास खुद आ रहा है, खुद सामान लेके जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं दूध और इसको बोलते हैं दारू। पुश इज दूध और ये दारू, दूध दारू, है ना, याद रखिएगा। उसके बाद है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या हुआ ये बात ध्यान समझिएगा, ठीक है। सेल्स प्रमोशन आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। क्या बोल रहा है? सेल्स प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ परसुएडिंग ए पोटेंशियल कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। सेल्स का प्रमोशन का यही मतलब हुआ कि आप क्या कर रहे हैं? कस्टमर को परसुएड कर रहे हैं, बहका रहे हैं कि भाई मेरा प्रोडक्ट खरीद लो। सेल्स प्रमोशन इज डिजाइंड टू बी द यूज एज ए शॉर्ट टर्म टैक्टिक टू बूस्ट सेल्स। और सेल्स प्रमोशन क्या है? शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स है कि कुछ समय के लिए नए नए ऑफर्स दे दिए, नए नए बेनिफिट्स दे दिए और बोला भाई साहब सामान खरीद के लेके चल जाओ। इट इज नॉट रियली डिजाइन टू बिल्ड लॉन्ग टर्म कस्टमर लॉयल्टी। लॉन्ग टर्म के लिए ये इसका यूज नहीं किया जाता है। जैसे इसमें क्या क्या एग्जांपल है देखिएगा सर, एडवर्टाइजिंग दे दिया, फ्री सैंपल कैंपेन हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, टेम्पोररी प्राइस रिडक्शन कर दिए। ये अब देखिए 2 तरीके की आपकी क्या हो सकती है? प्रमोशन हो सकती है सेल्स प्रमोशन। एक तो कंज्यूमर के लिए हो सकता है, दूसरा बिजनेस B2B हो सकता है। बिजनेस मतलब आपके क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए हो सकता है, पार्टनर्स के लिए हो सकता है, इसके लिए। तो उसके लिए आप पहले कंज्यूमर पे आते हैं। कंज्यूमर को आप क्या देते हैं? कूपन देते हैं, स्वीपटेक्स कॉन्टेस्ट करा देते हैं, प्रीमियम रिबेट देते हैं, सैंपल्स फ्री में देते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम चलाते हैं,
पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले कर देते हैं। और बिजनेस टू बिजनेस के लिए आप क्या ट्रेड शो या कन्वेंशन कर देते हैं, सेल्स का कॉन्टेस्ट रख देते हैं। जैसे अभी मेरे भाई को वो बर्जर में है, तो वो बर्जर के डिस्ट्रीब्यूटरशिप के पास है। अब उसको कंपनी ने ऑफर दिया कि अगर आप 2 करोड़ का माल बेच दोगे तो मैं आपको 1 सप्ताह के लिए मकाओ में आपको ट्रिप दे रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या दिया उसने, सेल्स का कॉन्टेस्ट लगा दिया। ट्रेड एंड एडवर्टीजमेंट अलाउंसेस, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, फ्री मर्केंडाइज होता है, पुश मनी यूज करते हैं, ठीक है, कि चलो भाई हम आप सामान बेचिए, पैसा हम आपसे बाद में लेंगे, इसको बोलते हैं पुश मनी कॉन्सेप्ट। चलिए अब ये तो हो गया क्या, ये हो गया जी सेल्स प्रमोशन। अब है पर्सनल सेलिंग, तो ये तो भाई 1-to-1 मार्केटिंग वाली बात हो गई। हाँ जी सर, तो पर्सनल सेलिंग क्या है कि जहां आप एक एक करके डोर टू डोर जाते हैं और सेलिंग करते हैं, बस उसी को बोलते हैं कि आप पर्सनल सेलिंग। और अब सबसे बड़ा चीज पब्लिसिटी है, पब्लिक रिलेशंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका प्रोडक्ट एक बार पब्लिसिटी हो गई या पब्लिक ने रिलेशन बना लिया आपके साथ, तो भाई इससे बेहतरीन चीज कुछ नहीं होती है। क्या बोल रहा है, इट इज डिफाइंड एज द अनपेड कम्युनिकेशन टेक्निक्स डिजाइन टू गेन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो अनपेड कम्युनिकेशन टेक्निक है, इसमें पैसा नहीं लगता है लेकिन आपकी पब्लिक इंटरेस्ट बढ़ जाती है। फ्री फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। टारगेट क्या होता है, मास ऑडियंस। बोल रहा है कि एग्जांपल क्या है कि अ स्टोरी ऑन द न्यूज फीचरिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेशन ऑन अ लोकल ब्लड ड्राइव। बोल रहा है एक ब्लड ड्राइव कैंपेन आप अपनाए और उसमें जाके आप क्या कर दिए, पब्लिसिटी करा दिए, आप न्यूज़पेपर में छपवा दिए कि भाई हम ब्लड डोनेशन कैंप लगवा रहे हैं, किसके द्वारा, अपनी कंपनी की ब्रांडिंग के द्वारा। जैसे मेरा नेट वाला भैया है तो मैं नेट वाला भैया को लेकर एक बड़ा सा बोर्ड ले जाऊं और किसी हॉस्पिटल के बाहर में ब्लड डोनेशन कैंप लगवा दूं, तो मेरी क्या हो जाएगी, मेरी पब्लिसिटी हो जाएगी, मेरा पब्लिक रिलेशन ये होगा। तो बात समझ रहे हो, हाँ जी सर। तो अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है पब्लिक के, प्रमोट करना गुडविल को, प्रमोट करना प्रोडक्ट और सर्विस को, प्रिपेयर करना इंटरनल कम्युनिकेशन को, कॉन्ट्रैक्ट करना नेगेटिव पब्लिसिटी को, ठीक है, ये सारा चीज। तो ये बेसिक चीज है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये क्या है सर, ये मैट्रिक्स है। सारे मैट्रिक्स किससे रिलेटेड है, पब्लिसिटी से रिलेटेड है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपके ये जो मैट्रिक्स मैं बताने जा रहा हूं वो सारे प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर बता रहा हूं, ये बीसीजी मैट्रिक्स, एनसॉफ्ट मैट्रिक्स लास्ट ईयर क्वेश्चन में पूछे गए। इसको याद कैसे करना है, बहुत सिंपल है। बीसीजी मैट्रिक्स कहता है कि अगर हाई ग्रोथ है, ठीक है, और हाई मार्केट शेयर है, तो हम उसको बोलेंगे क्या, स्टार्स। क्या बोले, हाई ग्रोथ रेट और हाई मार्केट शेयर, तो हाई 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 स्टार्स है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क में बोला हाई ग्रोथ मार्केट रेट है बट लो मार्केट शेयर है, उसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। और कैश का क्या हो गया सर, गाय, गाय एक स्टार, क्वेश्चन मार्क, गाय और पेट्स, इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्या उसके, ये डॉग होना चाहिए, पेट नहीं, इसको डॉग बोलिए, ये डॉग है, इसको ये कर लीजिए, ठीक है। तो काउ क्या है सर, लो ग्रोथ मार्केट रेट, लो मार्केट शेयर, और जो डॉग है वो है लो ग्रोथ मार्केट रेट। एक मिनट, हाई है, हाई लो, ये भी ये क्या हो जाएगा, ये लो ग्रोथ रेट हो जाएगा और हाई मार्केट हो जाएगा, है ना। ये देखिए इसको समझिएगा, थोड़ा इसमें गलत दे दिया है। हाई, ये क्या, हाई मार्केट, हाई ग्रोथ रेट, हाई मार्केट शेयर, ठीक है। ये क्या, हाई ग्रोथ रेट, लो मार्केट शेयर, ठीक है। ये क्या, लो ग्रोथ रेट और हाई मार्केट शेयर, ठीक है। बात समझ में आई, हाँ जी सर। ये और ये तो ये हो जाएगा लो लो, दोनों लो, ठीक है। बात क्लियर है, हाँ जी सर। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब दूसरा है एंस ऑफ मैट्रिक्स। इसका क्या सर, ये भी प्रोडक्ट को लेकर और मार्केट को लेकर है कि जब मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट अवेलेबल हो, जो मार्केट पुराना हो, प्रोडक्ट भी एग्जिस्टिंग हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। जब मार्केट पुराना हो, एग्जिस्टिंग हो और नया प्रोडक्ट हो तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केट पुराना हो और नया मार्केट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट हो तो उसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। और जब दोनों चीज नहीं हो तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। ध्यान से समझिएगा, मार्केट पुराना, प्रोडक्ट पुराना, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। मार्केट पुराना, प्रोडक्ट नया, उसको बोलते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, और अगर मार्केट पुराना और ये क्या स्ट्रेटजी न्यू है, ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट पुराना और स्ट्रेटजी न्यू है तो उसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट, सॉरी मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। और अगर दोनों का दोनों नया है, ये भी नया है, ये और ये दोनों नया है, तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। बात समझ में आई, इसको करके जाना, छोड़ना मत, ये पूछा गया है पिछले साल, इस बार भी पूछा जा सकता है।
अब क्या है G9 सेल मैट्रिक्स, ये भी क्या है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस के लिए, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ के लिए। इसमें बोला क्या, जब पहला हाई और स्ट्रॉन्ग रहेगा तो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव लगेगी, फिर बोला ग्रो मीडियम और एवरेज रहेगा तो भी ग्रो करेगी, लेकिन जब लो आ जाएगा और वीक आ जाएगा तो आपको होल्ड करने की जरूरत है, फिर क्या होगा हार्वेस्ट हो जाएगा और फिर ये हार्वेस्ट। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है G9 सेल मैट्रिक्स को भी याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट चीज आ गया चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अब 2 P हम लोग खत्म कर चुके हैं, प्रमोशन और एक क्या सरप्राइज। अब तीसरा आ जा रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेस, सॉरी चौथा, पहला प्राइस, पहला प्रोडक्ट तो पहले वाले में खत्म हो चुका है। आइएगा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब हुआ है, देखिए फ्लिपकार्ट ने क्या कहा है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल फॉर यूज और कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर और बिजनेस यूजर। तो एक चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वॉल्व है एक प्रोडक्ट को या सर्विस को आपके फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे देखिए इसका एग्जांपल दिया हुआ है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचा, एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 1, ये भी एक चैनल हो सकता है। प्रोड्यूसर से रिटेलर गया, रिटेलर से कंज्यूमर गया, ये भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 2 हो सकता है। फिर प्रोड्यूसर से होलसेलर गया, होलसेलर से रिटेलर गया, रिटेलर से कंज्यूमर गया, ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 3 हो सकता है। फिर प्रोड्यूसर से एजेंट तक गया, एजेंट से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 4 हो सकता है। तो ये सारे क्या हैं, चैनल्स ही हैं, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5 है, सारे क्या हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए प्रोड्यूस करने से लेकर कंज्यूमर तक जो पहुंचाने में जितने भी लोग बीच में आते हैं, जिसके थ्रू सामान पहुंचता है, उसको क्या बोलते हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। बात समझ में आई? हाँ जी सर। चलिए अब डिस्ट्रीब्यूशन के स्ट्रेटेजीज, 3 तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज हैं, है ना। कौन कौन सी है सर? सर आइए देखते हैं। सबसे पहला है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद होता है क्या इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम इंटेंसिव को पढ़ते हैं। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन कहने का क्या मतलब होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये वो वैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहां बहुत सारे आउटलेट पड़े होते हैं, जिसका यूज करने के लिए बहुत सारे सामान होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिस्किट, चॉकलेट, ये सारे बहुत सारे आउटलेट पे अवेलेबल होते हैं। हाँ जी, तो उसको बोलते हैं इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। उसी तरह से एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन वैसा डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे क्या क्या बोलता है इमीडिएट, यार क्या मैं बोल रहा हूं, इंटरमीडिएट बहुत कम होते हैं। मतलब आपने फ्रेंचाइजी सुनी है सर, आपने ये भी सुना होगा, क्या कहते हैं इसको, शोरूम, है ना। जैसे आपका वॉचेस की शोरूम हो गए, है ना, फोन के शोरूम हो गए, ये सारा चीज। और उसी तरह से होता है सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जहां एक साथ कुछ सामान हो। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक दुकान में जाइए तो वहाँ वॉशिंग मशीन भी होगा, है ना, वहाँ आपका टीवी भी होगा, वहाँ आपका टाइपराइटर्स भी होगा, है ना, ये सारी चीजें जो होगी उसको बोलते हैं क्या सर, आपका सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों में फर्क क्या, इंटेंसिव जनरल चीज के लिए, मतलब नॉर्मल हर जगह अवेलेबल होगा। उसके बाद सेलेक्टिव जो लिमिटेड में अवेलेबल होगा, 4-5 सामान एक जगह होगा। और एक्सक्लूसिव जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका सर शोरूम की बात करता है, जो आपका जैसे फास्ट ट्रैक के वॉचेस के शोरूम, है ना, इसकी बात करता है। ठीक है जी, हाँ जी। अब जो छठा मतलब अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कंज्यूमर बिहेवियर। देखिए सर, कंज्यूमर बिहेवियर बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत मस्त टॉपिक है। क्या कि फाइनली जब हम प्लेस कर देते हैं चीजों को, तो अब हमको कंज्यूमर के बिहेवियर को जानना होता है कि क्या जो हमारा प्रोडक्ट है वो कस्टमर कैसे ट्रीट कर रहा है उसको, क्या वो इंटरेस्टेड है हमारा प्रोडक्ट खरीदने में, क्या उसकी जरूरत को हम फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आइए देखिए क्या बोलता है, करेक्ट, कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल, कैसे एक इंडिविजुअल, कस्टमर, groups or organization select, buy or use and dispose ideas, goods and services to satisfy their need and wants। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, स्टडी करना एक इंडिविजुअल कस्टमर्स की, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की, सेलेक्ट करना कि भाई कोई प्रोडक्ट बाय करता है, उसका यूज करता है, आइडियाज को देखता है, गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर क्या वो सेटिस्फाई हो पाता है या नहीं हो पाता है। अगर वो हो पाता है मींस आपकी कंज्यूमर बिहेवियर मतलब अच्छी चीज है। वो मतलब सीधा सीधी बोलो तो कंज्यूमर को एब्जॉर्व करते रहना हमेशा। जैसे अभी आप कंज्यूमर बिहेवियर ही तो है ये कि भाई साहब आप कुछ एक फोन में खोलते हो, आपको उस तरह की चीजें मिलने लग जाती है। फेसबुक पर आपने कुछ सर्च किया तो देखा
उस टाइप की चीजें आपको हर प्लेटफॉर्म पर मिलने दिखने लग जाती है। ठीक है, कह रहा है इट रेफर्स टू द एक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स इन द मार्केट प्लेस एंड द अंडरलाइंग मोटिव्स फॉर दोज एक्शंस। ठीक है, अब देखिए बायर का कंज्यूमर डिसीजन में प्रोसेस, लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन पूछा गया, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हम लोग कैसे कंज्यूमर का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लेते हैं, या बायर, कोई भी बायर सामान को खरीदता कैसे है, तो सबसे पहले उसको नीड रिकॉग्नाइज करनी होती है कि भाई क्या इस चीज की हमें नीड है या नहीं है। जैसे अभी मुझे टी शर्ट खरीदना है तो मैं बोलूंगा मुझे टी शर्ट की नीड है। ठीक है, अब टी शर्ट कौन सी लेनी है, मैं अलग अलग दुकान पे जाऊंगा, सर्च करूंगा, फाइंड करूंगा कि भाई इसके बारे में कौन कौन सा टी शर्ट अच्छा होता है, किस ब्रांड की टी शर्ट अच्छी होती है, दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन सर्च। अब इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, मेरे पास 5-7 तरीके के टी शर्ट मिल जाएंगे, उसमें से हम एक चुन लेंगे जो मेरा बेस्ट होगा, और जो चुन लेंगे वही कहलाएगा कि अब परचेज डिसीजन, यानी कि उसको हमने परचेज कर लिया। अब उस टी शर्ट को पहन के हम बताएंगे कि भाई साहब कैसा लग रहा है, दैट इज पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले नीड रिकॉग्निशन, फिर इंफॉर्मेशन सर्च, फिर इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, फिर परचेज डिसीजन और पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। ठीक है जी, हाँ जी सर, ये देखिए इसका आप स्टेज 1, 2, 3, 4 और 5 ये आपका दिया हुआ है, आप इसको एक बार क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा, मैं नोट्स नेट वाले भैया टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। चलिए अब आइए कंज्यूमर बिहेवियर के मॉडल्स, भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए सबसे पहला इफेक्ट, 3 इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक मॉडल, इन्होंने 3 चीज की बात करी है। ठीक है, किसकी, सर प्राइस इफेक्ट की, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की और इनकम इफेक्ट की। ये आपको यही याद रखना है कि इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक मॉडल में क्या बात की गई है, प्राइस, सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट, दैट्स इट, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब है साइकोलॉजिकल मॉडल बाय एएच मास्लो, इसकी भी इन्होंने बात करी है, इसमें 5 तरीके की नीड की बात करी है। सर ये तो ऑलरेडी मैनेजमेंट में पढ़ रखे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, है ना, तो ये सारा चीज तो इजी है। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव नीड्स, स्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये 5 की याद कर लेनी है। अब है सोशियोलॉजिकल मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, क्या बोल रहा है, कह रहा है परचेजेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिविजुअल प्लेस विद इन डिफरेंट सोसाइटल ग्रुप्स, फैमिली, फ्रेंड्स एंड वर्क ग्रुप्स। तो बोल रहा है जो समाज के लोग होते हैं ना, जैसे इसको ऐसे समझो कि मान लो मेरा एक दोस्त एक बहुत अच्छा टी शर्ट खरीद के लाया, मैं उससे कैसे पूछता हूँ, अरे भाई कहाँ लिया, मेरे को बताओ, है ना, तो उसको बोलते हैं सोशियोलॉजिकल मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की। जब समाज आपके कोई प्रोडक्ट खरीदता है और उस बेसिस पर आपको फीडबैक देता है तो आप क्या करते हो, फटाफट जाके उस चीज को खरीद लेते हो। तो वही बात ये कर रहा है कि परचेज हम किसके द्वारा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स और वर्क ग्रुप, जो हमारे आसपास के ग्रुप होते हैं उसके द्वारा। उसके बाद है कंटेम्पररी मॉडल, देखिए 2 तरह की मॉडल होती है इसमें, एक मॉडल को बोलते हैं क्या, ट्रेडिशनल मॉडल, ये खत्म हो गया। अब आइए कंटेम्पररी मॉडल पे, सबसे पहला पावलोवियन मॉडल है ना, ये क्या है, इसको छोड़िए, है ना। उसके बाद क्या, पावलोवियन मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, सर क्या बोला, दिस मॉडल इज नेम्ड आफ्टर द रशियन फिजियोलॉजिस्ट इवान पावलो। और इन्होंने क्या बोला, सर इन्होंने बोला कि लर्निंग इज डिफाइंड एज द चेंजेस ऑन बिहेवियर व्हिच अकर प्रैक्टिस की वजह से होता है और बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस की वजह से होता है, बस। उसके बाद 3 लेवल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, हार्वर्ड स्टेट मॉडल। हार्वर्ड स्टेट मॉडल किसने दिया, सर हार्वर्ड स्टेट ने दिया। और मशीन मॉडल भी इसको बोलते हैं। इसमें 3 चीजें की बात की गई है, एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग और रूटीनाइज्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसको डेली रूटीन में जो काम हुआ है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात ये कर रहा है। उसके बाद एंजल कोलार्ड ब्लैकवेट मॉडल, AEKB मॉडल बोलते हैं इसको, 1978 में आया था। इन्होंने 4 चीज की बात करी है, इनपुट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, डिसीजन प्रोसेस और डिसीजनेबल वेरिएबल्स, और उस बेसिस पर इसके एक्सटर्नल फैक्टर निकल के आते हैं। तो सर इनपुट में क्या है, सर ये देखिए टीवी में ऐड जो आते हैं, रेडियो में आते हैं, और उस बेसिस पर इंफॉर्मेशन मेरा प्रोसेस होता है दिमाग में, एक्सपोजर, अटेंशन, कॉम्प्रिहेंशन, एक्सेप्टेंस, और फिर यही चीज मेमोरी में जाता है, डिसीजन मेरा बनता है, और फाइनली हम इस चीज को देख के ये चीज ले लेते हैं। तो बस इतना ही याद रखना है, 4 चीज में याद रखिएगा, इनपुट, इंफॉर्मेशन प्रोसेस, डिसीजन प्रोसेस और डिसीजन वेरिएबल्स, बस इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद क्या, सर ब्लैक बॉक्स मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये किसकी बात कर रहा है, सर ये स्टिमुली, ट्रांसफार्मर और रिस्पॉन्स की बात कर रहा है, बस इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए निकोसिया मॉडल किसने दिया, प्रपोज बाय निकोसिया 1976 में। क्या बोल रहा है, सर ये 4 स्टेजेस की बात कर रहा है। सबसे पहले फील्ड 1 में क्या किया इसने, मैसेज को एक्सपोज किया, फिर फील्ड 2 में क्या किया, सर्च एंड इवैल्यूएशन, फिर इसमें डिसीजन लिया और लास्ट में कंज्यूम कर लिया, बस यही 4 चीज की बात कर रहा है इसमें। क्या रहा देखिए, ह्यूमन बीइंग इज एनालाइज्ड एज अ सिस्टम, स्टिमुली एंड इनपुट, द बिहेवियर इज द आउटपुट। सर सेम चीज है कि हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं, फिर उस बेस पर सर्च और इवैल्यूएट करते हैं, और फाइनली हम प्रोडक्ट खरीदते हैं और कंज्यूम कर लेते हैं, बस
अब है ब्रांड इक्विटी मॉडल्स, अलग अलग आकर ने दिया है ब्रांड इक्विटी मॉडल्स। 5 तरीके की 5 चीजों की इन्होंने बात करी है, ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड अवेयरनेस, परसीव्ड क्वालिटी, ब्रांड एसोसिएशन और प्रोप्राइटरी एसेट्स की। दैट्स इट, इससे ज्यादा मजा यही पूछता ही है। अब इसमें कभी मन कर रहा होगा तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या क्या चीजें आती है। दैट्स इट। अब है केलर मॉडल। केलर मॉडल ने 4 चीज की बात करी, क्या? आइडेंटिटी, मीनिंग, रिस्पॉन्स और रिलेशनशिप, ये 4 चीजों की बात करी है। हु आर यू, व्हाट आर यू, व्हाट अबाउट यू एंड व्हाट अबाउट यू एंड मी, ठीक है, इसकी बात करिए। दैट्स इट। उसके बाद है ब्रांड एसेट वैल्यूएटर मॉडल। नटसेल बोल रहा है ब्रांड एसेट वैल्यूएटर मॉडल मेजर्स द ब्रांड वैल्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड बाय एडवर्टाइजिंग एंड यंग रूबिकैम द की फ्रेम ऑफ द प्रोग्राम वाज ब्रांड वैल्यू इमर्जेस। तो देखिए ब्रांड वैल्यू की बात करी है ब्रांड एसेट वैल्यूएटर मॉडल ने, जिसमें बोला ब्रांड विटैलिटी आती है और ब्रांड स्ट्रेचर आता है, डिफरेंशिएशन और रिलेवेंस, और इसमें स्टीम और नॉलेज। बस इतने ही याद करना है। चलिए ब्रांच मॉडल एक है, इन्होंने क्या बात करी सर? प्रेजेंस, रिलेवेंस, परफॉर्मेंस, एडवांटेज और बॉन्डिंग की। बस इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, अब एक है और चीज, ट्रेंड्स इन मार्केटिंग। सर व्हाट इज सर्विस मार्केटिंग? क्या है सर्विस मार्केटिंग? तो वो सर्विस मार्केटिंग कहने का मतलब एक्टिविटी बेनिफिट दैट वन पार्टी कैन ऑफर अनदर दैट इज एसेंशियली इंटेंजिबल डज नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप। भाई साहब ऐसे समझ लो ना यार कि आप अगर किसी को ऑफर कर रहे हो कोई चीज करने के लिए, जैसे मैं एक टीचर हूं, मुझे कहीं से ऑफर आया कि भाई साहब आप ये पढ़ा दो, ठीक है, दैट इज सर्विस मार्केटिंग। सर्विस से रिलेटेड जो भी मार्केटिंग की जाती है दैट इज सर्विस मार्केटिंग। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें वो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में 6 आते हैं, सॉरी 4 आते हैं, इंटेंजिबिलिटी, इंसेपरेबिलिटी, वेरिएबिलिटी और पेरिसेबिलिटी। ये 4 VVVI हैं। उसके अलावा बहुत सारा लिख सकता है, यूजर पार्टिसिपेशन लिख सकता है, लैक ऑफ ऑनरशिप भी लिख सकता है, और भी बहुत कुछ लिख सकता है। लेकिन ये जो 4 है ना, ये वेरिएबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी, इंसेपरेबिलिटी और पेरिसेबिलिटी, ये सर्विसेज के 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा आप कुछ भी लिख लीजिए, इस क्वेश्चन में आया था। अब व्हाट इज ग्रीन मार्केटिंग? ग्रीन मार्केटिंग ऐसे मार्केटिंग को कहते हैं, वो मार्केटिंग नहीं जो हरा कलर का छाप दिया बोल दिया ग्रीन मार्केटिंग, नहीं, जो एनवायरनमेंट के लिए सेफ हो उस मार्केटिंग को हम लोग बोलते हैं ग्रीन मार्केटिंग। ठीक है, अब देखिए रूरल मार्केटिंग क्या है? रूरल मार्केटिंग वैसा मार्केटिंग जो गांव से शहर में क्या रहा, प्रोडक्ट पहुंच पा रहा है, प्रोडक्ट शहर आ रहा है, शहर से वहां पे क्या हो रहा है, पैसे जा रहे हैं। क्या रहा? रूरल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, प्राइसिंग, प्रमोटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग रूरल स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज लीडिंग टू द डिजायर्ड एक्सचेंज विद द रूरल कस्टमर टू सैटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। तो बोल रहा है भाई साहब वो सारा गुड्स जो गांव में है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उस बेसिस पर हमको प्राइस मिल रहा है ताकि हम कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई कर सकें और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें, उसको हम बोलते हैं और रूरल मार्केटिंग। चलिए अब है सोसाइटल और क्या बोलते हैं, सोशल मार्केटिंग। तो सर सोसाइटल और सोशल मार्केटिंग में क्या फर्क है? सोशल मार्केटिंग जो उसका प्राइमरी एम होता है वो समाज सेवा होता है, और सोसाइटल मार्केटिंग का प्राइमरी गोल क्या होता है? प्रॉफिट। और सेकंड गोल क्या होता है सर कि हम समाज की सेवा करें। तो सोशल मार्केटिंग कहता है सोशल चेंज लाने के लिए है, लेकिन आपका सोसाइटल मार्केटिंग प्रॉफिट कमाने के लिए है, गुडविल बनाने के लिए। तो जैसे इसका एग्जांपल क्या हो गया? सोशल मार्केटिंग का पोलियो ड्रॉप्स होता है कैंपेन, एड्स कैंपेन कर देते हैं, सेफ ड्राइविंग का कैंपेन, सर ये सब सोशल मार्केटिंग है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं सर्फ एक्सल का 1 रुपया 1 बकेट वाटर आपका सेव करेगा, या फिर सेव वाटर करने का एक कैंपेन लेके आता है कि 1 बकेट वाटर सेव करिए, सर्फ एक्सल खरीदिए, तो इसका मतलब सर वो बात कर, वो क्या कर रहा है, अपना पैकेट चमका रहा है, वो फेक, आपके फेक मार्केटिंग कर रहा है, उसको सोशल मार्केटिंग बोलते हैं। एरियल बोल रहा है 1 रुपी गोज टू क्राई एवरी परचेज। बोल रहा है भाई साहब 1 रुपया किसी को हम भेज रहे हैं, तो ये भी सर्फ का प्रचार है, लेकिन ये क्या है सर? पहले प्रॉफिट मार्केटिंग का है। फर्क दोनों में इतना है, एक समाज के लिए और एक प्रॉफिट, पहला प्रॉफिट सेकंड समाज, बात खत्म। हाँ जी सर, लीजिए जी, ये हो गया मार्केटिंग आपका पेपर 2 का रिवीजन कंप्लीट। फिर है ना, हाँ जी सर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, नए टेक्निक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।